नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि सुमन और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इतिहास का छठा अध्याय, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण का अर्थ है जब लोग गांवों से शहरों में आकर बसने लगे, यानी शहर में जब संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने लगे या फिर किसी एक खास जगह पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तब वो शहर का रूप धारण कर लेता है। अब शहरीकरण क्यों शुरू हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण बहुत ज़्यादा मशीनें लगने लगी। जो कुटीर उद्योग था, माने छोटा मोटा जो उद्योग था जिसमें लोग हाथ से बुना हुआ या फिर हाथ से बनाए हुए सामान इस्तेमाल किया करते थे, अब उसका जगह लेने लगा क्या? मशीनों से बने हुए सामानों ने। तो अब लोगों के पास मजबूरी हो गई कि वो कहाँ जाए? शहरों में जाएं और किसी उद्योग में, किसी फैक्ट्री में काम धंधा करें। ये मजबूरी बन गई और कृषि की। तो इस तरह से शहरीकरण की शुरुआत हुई और ये औद्योगिकरण के कारण ही हुआ। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है शहरी जीवन के बारे में, शहर किस तरह से बसे, है ना। तो कई सारे शहरों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पाटलिपुत्रा, बम्बई और पेरिस, है ना। इन सारे शहरों के बारे में पढ़ना है। तो वो हमने अलग एक वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ा है। अभी हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के सवालों को देखेंगे। तो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, ये सवाल है। प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति? ध्यान से समझना। सामंती व्यवस्था आपको पता है, सामंती व्यवस्था में क्या होता है कि जब एक बड़ी जनसंख्या पर बहुत कम लोग मिलकर शासन करते हैं, क्या करते हैं? बहुत ही कम लोग मिलकर शासन करते हैं, तो उसी को कहा जाता है सामंती व्यवस्था। जैसे कि ये सामंती व्यवस्था को दिखा रहा है। जैसे कि देखो, सबसे नीचे जो है सबसे ज़्यादा लोग हैं, इसके ऊपर रूल करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है और सबसे ऊपर सबसे कम लोग हैं, है ना। यानी कि बहुत कम लोग मिलकर बहुत ज़्यादा लोगों पर शासन करते हैं। इसी को कहा जाता है सामंती व्यवस्था। यानी जिस व्यवस्था में समाज के निचले स्तर की स्थिति अच्छी नहीं हो, किसानों की, मजदूरों की बहुत ज़्यादा स्थिति सुदृढ़ ना हो। और जैसा कि शहरीकरण जब शुरुआत हुआ था, फिर औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई थी, तो पूरा समाज जो है वो दो भागों में बट गया था, एक पूंजीपतियों का और दूसरा श्रमिकों का। तो पूंजीपति वर्ग जो होते थे, पूंजीपति जो उद्योग लगाते थे, जिनके पास पैसा होता था, श्रमिक जो मजदूरी करते थे। तो पूंजीपति वर्ग जो थे वो श्रमिक वर्गों का शोषण क्या करते थे, है ना, क्योंकि श्रमिकों के लिए कोई कानून नहीं बना था, कोई इस तरह की निश्चित बातें नहीं कही गई थी, जिसके कारण श्रमिकों के साथ जो है कि शोषण हो रहा था, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, है ना। तो जब शहरीकरण हुआ तो सामंती व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हुई और लोगों ने शहरी व्यवस्था में प्रगतिशील प्रवृत्ति को धारण किया। प्रगतिशील का मतलब है प्रोग्रेसिव, जो नई चीज़ों को स्वीकार करे, है ना। आक्रामक प्रवृत्ति को धारण नहीं किया। रूढ़िवादी, आक्रमण माने कि जो आक्रमण कर दे किसी भी चीज़ पर, गुस्साए, ऐसा नहीं हुआ। रूढ़िवादी यानी कि जो पुरानी परंपरा में बंधा हुआ था, ऐसा भी नहीं हुआ। लोगों ने नई चीज़ों को स्वीकार किया, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति हुई। और शोषणकारी प्रवृत्ति जो कि सामंती व्यवस्था में थी, कहाँ थी? सामंती व्यवस्था में। अब लोग उससे अलग हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति को अपनाने लगे। तो इसका सही आंसर है ए। अगला सवाल देखिए, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? बताइए। शहर को आधुनिक व्यक्ति का सीमित क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र या इनमें से सभी क्या माना जाता है? सीमित क्षेत्र बिल्कुल नहीं माना जाता है, क्योंकि शहर जो है एक बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पे व्यक्ति आकर अपने आप को जितना चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकता है, अपने साथ, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि गाँवों में क्या है कि गाँव और शहर में मुख्य अंतर क्या है? आर्थिक क्रियाकलापों का अंतर है, माने कि ऐसा काम जिससे पैसा कमाया जाए। तो गाँव में क्या है? सीमित है, बहुत कम काम है, खेती बाड़ी है, यही ना, या फिर छोटा मोटा व्यवसाय है, यही है। लेकिन शहरों में क्या है? बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं, मतलब रोजगार है ना। यहाँ पर आकर आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तभी तो शहरों से लोग तभी तो लोग गाँवों से शहरों की तरफ आते हैं, है ना। तो सीमित क्षेत्र तो बिल्कुल नहीं है, विस्तृत क्षेत्र है और प्रभाव क्षेत्र भी है। तो इस दोनों में से कोई हमारा जो सबसे बढ़िया आंसर होगा उसको हम लोग चुनेंगे। तो शहरों से व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जब यहाँ व्यक्ति आता है शहर में, तो सिर्फ काम काज ही नहीं बदलता है, काम काज से ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि हर चीज़ से प्रभावित होता है। जैसे कि देखोगे, नया नया जब गांव से लड़का लड़की यहाँ पर आता है तो खूब बढ़िया बढ़िया जूता मोजा सैंडल, है ना, बाल में जेल लगा के खूब स्टाइल मारने लगेगा, है ना। तो शहर जो है आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र है। शहर से व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर है बी।
शहर को आधुनिक मानव का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभाव क्षेत्र। अगला सवाल है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अब अस्थाई कृषि क्या होता है समझना। अस्थाई कृषि और झूम कृषि, है ना, ये दोनों कृषि के प्रकार हैं। अस्थाई कृषि का अर्थ है कि एक जगह रह के कृषि करना, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग क्या करते थे? एक जगह जाते थे, खेती करते थे, है ना। जब खेती करते करते ज़मीन की उपज कम होने लगती थी, माने उस ज़मीन में उपज कम होने लगता था, तो उस जगह को छोड़ देते थे, फिर दूसरे जगह चले जाते थे और वहाँ पे जंगल साफ करते थे, फिर वहाँ पे खेती करते थे, फिर दूसरे जगह से तीसरे जगह पर, फिर तीसरे से चौथे जगह पर। तो ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे और खेती करते रहते थे। इसी को कहा जाता था झूम खेती। तो झूम खेती से व्यक्ति के साथ बहुत सारी समस्या आई थी। जैसे वो संपत्ति को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकता था, संपत्ति का संचयन नहीं कर सकता था। कैसे? जैसे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कुछ दिनों तक यहाँ पे रहा, तो यहाँ से जब वो दूसरे जगह पर जाएगा झूम खेती करने, तो यहाँ की संपत्ति तो यहीं रह जाएगी, यहाँ से चल के तो जाएगा नहीं। तो संपत्ति का संचयन जो है वो अस्थाई कृषि में ही संभव हो पाया। संचयन माने कि जमाव, है ना। तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव था वो संभव हो पाया। तो इसका सही आंसर है ए। अगला सवाल है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ध्यान समझना। तो प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति का अर्थ है कि कॉम्पिटिटिव, माने कि बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो जहाँ पर, है ना। तो इस तरह का एक माहौल, इस तरह की एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कहाँ पे? शहरों में। शहर में हर लोग क्या है? एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। तो प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति वही है कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल है यहाँ पर। चाहे वो बिजनेस करने वाले लोग हो तब, चाहे पढ़ने वाले लोग हो तब, सब में कंपटीशन लगा हुआ है ना। तो ये लोग किस तरह की अर्थव्यवस्था लगाते हैं, माने ये लोग किस तरह की अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था नहीं है। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था का मतलब है जिसमें सिर्फ आदमी अपने जीवन के बारे में सोचे। जीवन के बारे में माने कि सिर्फ खाने पीने के बारे में, सिर्फ पहनने ओढ़ने के बारे में, है ना, इसके बारे में सोचे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन निर्वाह माने कि बस जीवन चल जाए, है ना, इतनी ही चीज़ों के बारे में सोचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहर में रहने वाले लोग बहुत आगे का सोचते हैं, है ना। वो सिर्फ जीवन चलाने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि पैसा जमा करने के बारे में भी सोचते हैं, घर बनाने के बारे में भी सोचते हैं, संपत्ति बढ़ाने के बारे में भी सोचते हैं। क्यों? क्योंकि शहर में जो है कॉम्पिटिटिव माहौल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जीवन निर्वाह नहीं है। शिथिल अर्थव्यवस्था का मतलब है धीमा अर्थव्यवस्था। ऐसा भी नहीं है, अगर धीमा अर्थव्यवस्था होता शहरों का तो गांव से लोग यहाँ पे थोड़ी ना आते, नहीं आते। धीमा अर्थव्यवस्था कि धीरे धीरे लोग पैसा कमाएं। तो शहर का लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि धीरे धीरे पैसा कमाएं, बल्कि वो लोग किस तरह की अर्थव्यवस्था चाहते हैं? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा माने कि रुपया पैसा, है ना, जिस अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पैसा आए। तो इसका सही आंसर है बी। प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई शहरों में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? अब समझिएगा इस बात को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि औद्योगिकरण के कारण ही शहरीकरण शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि अब शहरों में मशीन लगने लगे, उद्योग लगने लगे, कारखाने लगने लगे, तो ज़्यादा काम होने लगा। और गाँव में जो बुनकर लोग कपड़ा बुना करते थे वो काम अब बंद हो गया। लोग अब बुना हुआ कपड़ा कम खरीदने लगे, है ना, मशीन से बना हुआ कपड़ा ज़्यादा खरीदने लगे। तो अब लोगों के पास ये मजबूरी हो गई कि वो कहाँ जाए? शहरों में जाए। तो क्या हुआ? शहरीकरण हुआ। औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ? शहरीकरण हुआ और शहरों का प्रारूप बदलने लगा। कैसे बदलने लगा? तो अचानक से शहर में बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, बहुत ज़्यादा श्रमिक, बहुत ज़्यादा मजदूर आने लगे, है ना। किसान अपनी खेती छोड़ के मजदूरी करने आने लगा। कहाँ? शहरों में, है ना। तो इसलिए शहरों का प्रारूप बदलने लगा, शहर में भीड़ बढ़ने लगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला सवाल देखो, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व किसको बोलते हैं? है ना? प्रति इकाई भूमि में जितने लोग रहते हैं। जैसे कि गाँव में क्या है, 1 किलोमीटर का जो ज़मीन है उसमें कम लोग रहते हैं, लेकिन शहर में 1 किलोमीटर जो ज़मीन है उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व, कि एक निश्चित भूमि में, निश्चित इकाई भूमि में जितने लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का होता है? गाँव में तो सबसे कम होता है, कस्बा में भी कम होता है, नगर में ज़्यादा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा किस में होता है?
महानगर में होता है। महानगर माने कि बहुत बड़ा सिटी, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि मुंबई है, जैसे कि बेंगलोर है, ठीक है। तो छठा में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। इसका सही आंसर है डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई? बताइए। तो 1810 से 1880 तक ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, लंदन के बारे में विशेष रूप से पढ़ाया है कि 1810 से 1880 के बीच में लंदन की आबादी जो थी वो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी। कितनी? 40 लाख हो गई थी, है ना। लंदन में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, श्रमिक लोगों की। तो इसलिए 1810 से 1880 में 10 लाख से बढ़कर सीधे संख्या कितनी चली गई? 40 लाख चली गई। अगला सवाल है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? 1870 में। इसका सही जवाब है डी। याद करिए, याद करने वाला सवाल है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू किया गया 1870 में। अगला सवाल है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग? समझना आप ध्यान से। तो बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता है इन्हीं लोगों को, है ना। और ये लोग कहाँ से आते हैं? मध्यम वर्ग से आते हैं, ठीक है। तो मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो बुद्धिजीवी बनकर उभर कर सामने आए। माने कि क्रांति, जितनी भी क्रांतियाँ हुई इस दौर में, उन सभी में इन्हीं मध्यम वर्गों का हाथ था, है ना। माने कि ऐसे लोग जो कि थे तो किसान या श्रमिक वर्ग से, है ना, लेकिन ये लोग शिक्षित थे और इनको पता था कि इनका अधिकार क्या है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते थे। तो धीरे धीरे ये मध्यम लोग वर्ग के लोग जो थे वो बुद्धिजीवी बनकर सामने। बुद्धिजीवी माने कि जिसके पास सोचने समझने की शक्ति हो, जिनके पास अपना तार्किक क्षमता ज़्यादा हो, है ना। तो यही मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए थे। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? बताइए। पूंजीपति वर्ग जो कि फैक्ट्री लगाते थे, उद्योग लगाते थे, जिनके पास पैसा होता था, तो ये लोग शोषण करते थे किसका? श्रमिक वर्ग का। माने कि जिसमें मजदूर लोग आते थे, है ना। तो मजदूर जो फैक्ट्री में काम करने जाते थे उनका शोषण किया जाता था। अगला सवाल है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संयमता आंदोलन जो है ये चलाया गया था लंदन में। कहाँ चलाया गया था? लंदन में। और ये जुड़ा हुआ था आवास से। किसी से? आवास से। लंदन के लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, है ना। रहने के लिए आवास की बड़ी दुविधा थी और इसके लिए वहाँ पे चलाया गया था संयमता आंदोलन। तो ये भी याद कर लो, संयमता आंदोलन लंदन महानगर में चलाया गया था। इसका सही जवाब है ए। अगला सवाल है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? रेमंड अनविन ने, बैरी पार्कर ने, एवेंजर हावर्ड ने या फिर विलियम हार्नवी ने? गार्डन सिटी की योजना बनाई थी एवेंजर हावर्ड ने। एवेंजर हावर्ड ने, है ना। गार्डन सिटी की योजना बनाई थी एवेंजर हावर्ड ने। इसका सही जवाब है सी। याद करिए। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष शुरू हुआ? भूमिगत रेल किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए। भूमिगत रेल माने जमीन के नीचे चलने वाला रेल, है ना। यह शुरू हुआ था 1863 में। कब शुरू हुआ? अगला सवाल है बैरन हॉसमैन कौन था? बैरन हॉसमैन सिया का प्रीफेक्ट था। कौन था? प्रीफेक्ट, है ना। यहाँ पे क्या लिखाएगा? प्रीफेक्ट लिखाएगा, है ना, इस तरह से। तो याद रखना बैरन हॉसमैन जो था, कहाँ भाग रहे हो? बैरन हॉसमैन जो था वो सिया का प्रीफेक्ट था। क्या था? सिया का प्रीफेक्ट, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी। अगला सवाल है चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था? बताइए। चार्टिस्ट आंदोलन का कारण क्या था? कारखाना में काम का अवधि कम करने के लिए, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, बालिग स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग के लिए या गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए? इसमें से सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो देखो चार्टिस्ट आंदोलन जो था वो श्रमिक वर्गों के हितों के लिए था। यानी श्रमिक वर्गों की स्थिति जो थी, मजदूरों की जो स्थिति थी, उसमें सुधार के लिए किया गया था चार्टिस्ट आंदोलन, ठीक है। तो इसमें सबसे जो बेहतर ऑप्शन होगा उसी को हम लोग चुनेंगे। तो ये मजदूरों से संबंधित ऑप्शन कौन सा? इसमें ए है, कारखाना में काम का अवधि कम करने के लिए, है ना। तो चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था उसका एक कारण अगर हम लोग को इस चारों में से सबसे बेहतर चुनना हो तो हम लोग
ए को चुनेंगे। इसका सही जवाब होगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था? माने कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया था कि जाइए बंबई में क्या कीजिए, व्यापार कीजिए, अब बंबई आपकी है ना। तो ये किसने किया था? चार्ल्स द्वितीय ने। ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय राजा थे, उन्होंने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए बंबई शहर दिया था। बंबई, जिसको हम लोग मुंबई कहते हैं अभी। अगला सवाल है, बंबई को किस वर्ष बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी 1819 में। सही ऑप्शन है सी। बंबई को 1819 में बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। याद कर लीजिए, बंबई को 1819 में बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। इसका सही आंसर है सी। अगला सवाल, दादा साहब फाल्के, यहाँ फाल्के लिखा हुआ है, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? चलिए, ये फिल्मों से जुड़ा हुआ सवाल है, ये तो आप लोग जरूर ही जवाब दे देंगे। आप लोग सुनते होंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फलना अभिनेता को मिला, है ना। तो वो दादा साहब फाल्के जी थे, उनके नाम पर उस पुरस्कार को शुरू किया गया है। और दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र फिल्म, है ना। CID, झांसी की रानी, गेस्ट हाउस, ये सारी फिल्में दादा साहब फाल्के ने नहीं बनाई थी, बल्कि राजा हरिश्चंद्र जो है, इस फिल्म को दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। इसका सही जवाब है ए। अगला सवाल देखिए, 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? है ना, धुआं निरोधक कानून सबसे पहले भारत के किस शहर में पारित किया गया? अहमदाबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में या फिर मद्रास में? बताइए। धुआं निरोधक कानून सबसे पहले कलकत्ता में पारित किया गया था। सही आंसर है इसका बी। 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर था कलकत्ता। इसका सही जवाब है बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? बताइए। पटना का गोल घर आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अगर आप लोगों में से कोई लोग पटना में रहते हैं तो जाके जरूर देखिएगा एक बार गोल घर, और जो नहीं रहते हैं वो लोग आके देखिएगा, है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाते नहीं, आजकल बहुत नई नई चीज़ें बन गई है पटना में, तो लोग अब वहाँ पे जाते हैं। लेकिन पटना का गोल घर जो है उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, और इसको बनाया गया था 1786 में। कब बनाया गया था? 1786 में अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। किस चीज़ के लिए? अनाज भंडारण के लिए, अनाज रखने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए। अगला सवाल है, बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? किराया कानून माने कि बंबई में जब श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी, माने कि मजदूर जब बहुत ज़्यादा जाने लगे बंबई में, तो वहाँ के जो मकान मालिक थे उन्होंने किराया जो था बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगा, है ना। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी किराया में। तो उसी को संतुलित करने के लिए, उसी किराया को बैलेंस करने के लिए बंबई में किराया कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? किराया कानून, यानी कि इससे ज़्यादा किराया कोई नहीं ले सकता है। और ये बनाया गया था कब? 1918 में। कब बनाया गया? 1918 में। तो बंबई में 1918 में किराया कानून लागू किया गया। सही जवाब है सी। अब औपनिवेशिक भारत का क्या अर्थ है समझना। औपनिवेशिक भारत माने कि जब भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, है ना, माने जब भारत पर इंग्लैंड का राज चल रहा था, उस दौर को कहा जाता है औपनिवेशिक भारत। तो औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसको कहा जाता है? वाणिज्यिक माने कि फाइनेंशियल कैपिटल, है ना, जहाँ से व्यापारों को संतुलित किया जाता है। तो ये सवाल इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे अर्थशास्त्र में, है ना। तो औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बंबई को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बंबई में बंदरगाह था, है ना, और अंग्रेज लोग वहीं से सारा व्यापार जो है वो कंट्रोल करते थे, है ना, बंबई से। तो इसका सही जवाब है ए। अगला सवाल है, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बताइए। बंबई की चौल के बारे में आपको पता होगा, आपके किताब में इसका फोटो भी दिया है। जब बहुत ज़्यादा मजदूर पहुंचे ना बंबई में, तो रहने के लिए जगह नहीं था, घर नहीं मिलता था किसी को, है ना। तो चौल बनने लगा, माने बड़ा बड़ा मकान सब बनने लगा, है ना। उसमें छोटा छोटा कमरा हर एक मजदूर को या फिर हर एक वहाँ पे जाने वाले लोगों को भाड़ा पर दिया जाने लगा, किराया पर, है ना। आज भी इसी तरह की व्यवस्था वहाँ पर है बहुत हद तक। तो बंबई की चौल जो है वो बहुमंजिली इमारत थी।
कैसी? बहुमंजिली। बहुमंजिली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मंजिला, है ना। तो बहुमंजिली इमारत थी बम्बई की चौल। अगला सवाल है द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन ऑफ है ना। द बीटर क्राई आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये किताब का नाम है और इसके लेखक का नाम याद करना है, तो चलो करो। इसको लिखा था एंड्रयू मियनर्स ने। किसने? एंड्रयू मियनर्स ने। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक है एंड्रयू मियनर्स, याद कर लो। सही जवाब है इसका सी, एंड्रयू मियनर्स। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, इसको लिखा है एंड्रयू मियनर्स ने। सही जवाब है इसका सी। अगला सवाल है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? अब ध्यान समझना। अजात शत्रु, कौन? अजात शत्रु जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र में अपना एक सैनिक शिविर बनाया था। क्या? सैनिक शिविर लगाया था या फिर सैनिक छावनी बनाया था, है ना। और उनके जो उत्तराधिकारी थे उदयीन, उन्होंने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी। तो इसका सही जवाब है डी, उदयीन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी, या फिर उदयीन के समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ, याद कर लो। सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1965 में बना। जैसे कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1947 में बना। उसी तरह से सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1965 में दुनिया के सामने आया, है ना। यानी कि सिंगापुर को आज़ादी मिली 1965 में। इसको सीधा सीधा इस तरह से याद कर सकते हो। इस चैप्टर का अंतिम सवाल है तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? ये सबको पता होगा। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब ये जो है पटना साहिब में स्थित है ना। ये कहाँ है? हमारे पटना साहिब में स्थित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब। चलिए, तो ये था अध्याय 6 से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल था उन सबों को आप लोगों ने देख लिया है, समझ भी लिया है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इन सभी पाठों में याद करने वाले सवाल ज़्यादा है, तो जितने भी नाम हैं, लेखक के नाम है, ईस्वी सन है, उसको याद करने का प्रयास करिएगा। बाकी अगर आप इसके अध्याय को अच्छे से पढ़ लिए हैं और वो वाला वीडियो अगर देख लिए हैं तो आराम से याद हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुलाकात होगी फिर से।